डूबते जहाज पर होना एक डरावना बात है। अक्सर सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि जीवित रहने के लिए क्या करना है, इस पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ नाव डूबने की नहीं है, ये उससे भी बदतर है। ये सबसे बुरी चीजों में से एक है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पानी में उतरने के बाद क्या हो सकता है। 1858 की गर्मियों में लंदन में बिग स्टिंक नामक तूफान आया। उस गर्मी में बहुत गर्मी थी और थेम्स नदी, जो लंदन से होकर बहने वाली बड़ी नदी है, वस्तुतः एक खुला सीवर थी। लंदन में पहले से ही एक सीवेज प्रणाली थी जो कई नदियों को कनेक्ट करती थी और भूमिगत मार्ग के माध्यम से वेस्ट को बहा देने के लिए पुनर्निर्देशित करती थी। लेकिन ये अभी भी सीधे टेम्स नदी में ही खाली होती है। इससे भी बुरी बात यह थी कि 1858 तक इस प्रणाली में कोई भी सुधार नहीं की गई थी। इसका मतलब ये था कि गैस अक्सर लीक हो जाती थी, विशेष रूप से गर्म दिनों में। हालांकि इससे कचरा उन जगहों से दूर चला जाता था जहां लोग रहते थे और काम करते थे। फिर भी इसे टेम्स नदी में ही फेंक दिया जाता था, जहां यह किनारे पर जमा हो जाता था। गर्मी के दिनों में यह गंध असहनीय हो जाती थी। उस समय के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक माइकल फैराडे ने एक बार लिखा था कि मल इतने घने बादलों में लिपटा हुआ था कि वे सतह पर दिखाई दे रहे थे, और दुर्भाग्यवश उस गर्मी में हर दिन गर्मी थी। यह भी रोगाणु सिद्धांत से पहले की बात है, और प्रचलित विचार यह था कि रोग मियाज्मा या दुर्गंध से फैलता है, और इसलिए यह मान लिया गया कि शहर में फैली हैजा और अन्य बीमारियों का कारण कचरा समस्या से उत्पन्न दुर्गंध ही है। कई वर्षों से इसके प्रतिकार के लिए प्रस्ताव बनाए जा रहे थे, लेकिन लागत के कारण इसे टाल दिया गया था। बिग स्टिंक ने अधिकारियों को समस्या की गंभीरता का एहसास करा दिया। इसके बाद कचरे को मध्य और पश्चिमी लंदन से दूर ले जाने की योजना बनाई गई, जहां अधिकांश शाही परिवार और कुलीन लोग रहते थे। लंदन में भी प्रचलित हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, इसलिए यदि इंजीनियर वेस्ट के प्रवाह को नियंत्रित कर सकें और उसे पूर्व दिशा में पंप कर सकें, तो वे दुर्गंध को शहर के केवल उस छोर तक ही सीमित कर सकते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि यह उस स्थान के करीब था जहां टेम्स नदी समुद्र से मिलती थी। वैसे भी वो प्राकृतिक बहिर्वाह क्षेत्र था। इसके बाद मल की नदियों को पूर्व की ओर स्थानांतरित करने के लिए विस्तृत पंपिंग स्टेशनों की एक श्रृंखला बनाई गई। इनमें से एक सबसे अधिक आश्चर्यजनक था, जिसे क्रॉसनेस पंपिंग स्टेशन कहा जाता था, और इसके अंदर विशालकाय पंपों की एक श्रृंखला थी जो नीचे के सीवरों से अपशिष्ट को एक विशाल जलाशय में ले जाती थी। फिर जब ज्वार कम होने लगता तो वह वेस्ट जल नदी में छोड़ दिया जाता और उत्तरी सागर की ओर बह जाता। अक्सर यह अभी भी नदी के आसपास ही लटका रहता है, जिससे पूर्वी लंदन एक अप्रिय स्थान बन गया है। यह आंशिक रूप से उस विशाल मात्रा के कारण था जो पंप की गई थी। उदाहरण के लिए 3 सितंबर 1878 को क्रॉसनेस ने 31.7 मिलियन गैलन अनुपचारित मानव अपशिष्ट टेम्स नदी में छोड़ा। उसी दिन विलियम अलेक्जेंडर लॉ प्रिंसेस एलिस नामक नौका पर प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। प्रिंसेस एलिस 220 फीट लंबा और 432 टन वजनी एक प्रभावशाली जहाज था। यदि पानी शांत रहा तो इसे 936 यात्रियों को ले जाने का लाइसेंस प्राप्त था, और नियमित रूप से लगभग इतने ही यात्री इसमें सवार होते थे। विलियम का काम यात्रियों की देखभाल करना और यह सुनिश्चित करना था कि जहाज पर खानपान की व्यवस्था सुचारू रूप से चले तथा वह विभिन्न शिफ्टों में काम करता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रिंसेस एलिस सुबह से लेकर मूनलाइट ट्रिप्स के नाम से जाने जाने वाले सफर तक चल सकती थी, जो देर शाम तक चलता था। उस दिन वह लंदन ब्रिज के पास स्थित स्वान पियर नामक क्षेत्र से शीयरनेस, जो टेम्स नदी के मुहाने पर है, ताकि यात्रा पर थे और वापस आ रहे थे। अब इन विविध यात्राओं के अतिरिक्त 1800 दशक के अंत में टिकट खरीदकर यात्री किसी भी लंदन स्टीमबोट तक पहुंच सकते थे, और इसलिए पूरे दिन अलग अलग स्टॉप पर चढ़ना और उतरना आम बात थी, एक तरह से आधुनिक समय की बस की तरह। इसका अर्थ यह भी था कि किसी भी समय यह जानना कठिन था कि विमान में कितने लोग सवार थे। इसके अतिरिक्त 1878 में टेम्स नदी आज की तुलना में अधिक व्यस्त थी। नदी पर आने जाने के लिए पुल कम थे, इसलिए लोग आने जाने के लिए जलमार्ग का उपयोग करते थे। 1850 तक सबसे आम तरीका रोइंग बोट टैक्सी था,
लेकिन 1870 दशक के उत्तरार्ध तक ये सभी लुप्त हो गए और उनकी जगह प्रिंसेस एलिस जैसे स्टीमशिप ने ले ली। तब यात्री जहाजों के अलावा वहां बहुत सारे व्यापारी जहाज भी थे। 1870 में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था और इसलिए लंदन की गोदी दुनिया की सबसे व्यस्त गोदी थी, जो एक समय में 500 जहाजों को संभालने में सक्षम थी। परिवहन का एक साधन होने के अलावा ये नौकाएं अक्सर छोटी यात्राओं की तरह भी होती थीं। लोग नए कोट और टोपियां पहनकर तैयार होते थे और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हुए लाइव संगीत, सैलून और बार का आनंद लेते थे। उस शाम विलियम एक सैलून में काम कर रहा था और पहले तो अंदर लगभग 15 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई ठंड से बचने के लिए और अधिक लोग अंदर आने लगे। इन यात्रियों में से एक पादरी की 14 वर्षीय पुत्री थी। पादरी अपने बेटे और बेटी को बगीचे दिखाने के लिए एक दिन के लिए बाहर ले गए थे। जब वे घाट से चले तो वहां बहुत अधिक ठंड हो गई, इसलिए वह गर्म रहने के लिए सैलून में चली गई। जेम्स नाम का एक अन्य व्यक्ति अपनी माँ और चाची के साथ एक दिन के लिए घूमने के लिए जहाज पर आया था। फिर हेनरी भी थे, जो अपनी पत्नी के साथ कुछ समय के लिए अवकाश पर आए थे। उनके पास प्रथम श्रेणी के टिकट थे और वे ऊपरी मंजिल के डेक सैलून में यात्रा कर रहे थे। हेनरी को यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि जहाज पर कितने बच्चे थे और उनका व्यवहार कितना अच्छा था। फिर वहां हैरी नाम का एक और आदमी और उसका साला भी थे, जो हाल ही में शियरनेस गए थे और वापस आए थे। जैसे ही बाहर ठंडक बढ़ी, हैरी ठंड का आनंद लेने के लिए बाहर ही रुक गया, जबकि उसका साला भी अन्य लोगों की तरह गर्म रहने के लिए सैलून में चला गया। अब इससे पहले कि हम अगले भाग में प्रवेश करें, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें कई परस्पर विरोधी कहानियां होंगी। इन्हें क्रमिक रूप से बताया जाएगा, लेकिन वास्तव में ध्यान रखें कि ये सभी मूलतः एक साथ घटित हो रहे हैं। शाम 7 बजे के बाद सूरज डूब चुका था और बाहर काफी अंधेरा होने लगा था और हेनरी ने देखा कि जहाज नदी के एक मोड़ पर आ रहा था। ऐसा करते समय यह नदी के दक्षिणी किनारे की ओर चला ताकि मोड़ के कारण उत्पन्न शांत जल का लाभ उठा सके, क्योंकि अब यह शाम के ज्वार के विपरीत दिशा में जा रहा था। और जैसे ही वह पानी के माध्यम से आगे बढ़ा, हेनरी ने दूरी पर एक बड़ा जहाज देखा जो उनकी ओर आ रहा था। यह इतना खतरनाक था कि उन्होंने चालक दल से पूछा कि क्या उन्हें भी टक्कर लगने की कोई संभावना है, लेकिन चालक दल के सदस्य ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह बस यूं ही गुजर जाएगा। लगभग इसी समय पादरी ने अपने बेटे को अपनी बेटी को लाने के लिए भेजा था, क्योंकि उनका स्टॉप आने वाला था। हेनरी ने जो जहाज देखा था वह बायवेल कैसल के नाम से जाना जाता था, जो एक भाप से चलने वाला मालवाहक जहाज था जो पारंपरिक स्क्रू प्रोपेलर द्वारा संचालित होता था। इसका निर्माण महासागर को पार करने के लिए किया गया था, इसलिए यह प्रिंसेस एलिस से बड़ा था और 1000 टन से भी अधिक भारी था। वास्तव में उस दिन यह केवल टेम्स नदी में ही था, क्योंकि पास के एक ड्राई डॉक पर इसे पुनः रंगा गया था। इसकी कमान कैप्टन थॉमस हैरिसन के पास थी, लेकिन उस समय एक एक्सपीरियंस टेम्स पायलट इसकी कमान संभाल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कप्तान को अंधेरे में व्यस्त टेम्स नदी में नौकायन का अनुभव नहीं था। बायवेल कैसल के अग्रभाग पर एक उठा हुआ भाग भी था, जिसे फोरकास्टल के नाम से जाना जाता था, जिससे जहाज के सामने सीधे देख पाना कठिन हो जाता था। इसीलिए इसके स्थान पर एक चालक दल के सदस्य को जहाज के अगले हिस्से पर तैनात किया गया, ताकि वे व्यस्त नदी से गुजरते समय उन पर नजर रख सकें। जैसे ही बायवेल कैसल विपरीत दिशा में आगे बढ़ा, पायलट को उनके दाहिनी ओर प्रिंसेस एलिस की लाल बत्ती की एक झलक दिखाई दी और उसने अनुमान लगाया कि वह बस उनके पास से गुजरने वाली है। शाम 7:20 से 7:40 के बीच प्रिंसेस एलिस का कप्तान जहाज के सामने खड़ा होकर कर्णधार को निर्देश दे रहा था। और फिर कुछ कारणों से, जो आज भी ऐतिहासिक बहस का विषय है, कप्तान ने जहाज को नदी पार करने का आदेश दिया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह बायवेल कैसल के रास्ते के ठीक सामने था। फिर आदेश देने के कुछ ही क्षण बाद यात्रियों ने कैप्टन को घबराहट में चिल्लाते हुए सुना। तुरंत ही सभी ने अपना सिर घुमाकर देखा और उन्होंने बायवेल कैसल का ऊंचा मस्तूल अंधेरे से बाहर आता हुआ देखा। बायवेल कैसल के पायलट ने
तुरंत पूरी तरह से पीछे हटने का आदेश दिया और दूर जाने का प्रयास किया, और उसी समय प्रिंसेस एलिस के कप्तान ने दक्षिण की ओर वापस मुड़ने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद हैरी ने जहां खड़ा था वहीं से देखा कि बायवेल कैसल सीधे राजकुमारी एलिस से टकराया और उसे लगभग 2 टुकड़ों में काट दिया। उस क्षण से जहाज में अराजकता फैल गई। कुछ ही क्षण बाद बायवेल कैसल, जिसके इंजन रिवर्स में थे, पीछे की ओर चलने लगा, जिससे दोनों जहाज अलग हो गए और प्रिंसेस एलिस में पानी भर गया। सैलून के नीचे विलियम को नाव में दूसरी बार झटका महसूस हुआ। इस बार यह और भी अधिक हिंसक हो गया। यात्री घबरा गए, इसलिए वह यह देखने के लिए डेक पर दौड़े कि क्या हुआ। जैसे ही वह डेक पर आया, उसने यात्रियों की चीखें सुनी, टक्कर से डेक को फटते देखा और फिर बहते पानी की आवाज सुनी। इसके बाद वह यात्रियों को डेक पर आने को कहने के लिए वापस सैलून में भागा, क्योंकि जहाज स्पष्ट रूप से डूब रहा था। पहले तो हैरी ने विलियम और बाकी क्रू का अनुसरण किया, यह उम्मीद करते हुए कि उनके पास कोई योजना होगी। फिर जब यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा नहीं है, तो उन्होंने वहां अफरा तफरी देखी, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी और यात्री किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय हैरी और विलियम के ऊपर बायवेल कैसल के चालक दल ने लोगों को पकड़ने के लिए नदी में जो कुछ भी मिल सका उसे फेंकना शुरू कर दिया। इसमें रस्सियां, बोया, लकड़ी के तख्ते और नदी में तैरने वाली कई चीज शामिल थी, क्योंकि प्रिंसेस एलिस खतरनाक रूप से तेजी से डूब रही थी। इसके बाद प्रिंसेस एलिस का कप्तान जहाज के पीछे की ओर दौड़ा और उसने सभी चालक दल के सदस्यों को बुलाकर जीवन रक्षक बेड़ों को नीचे उतारने में मदद की। जब पहली 2 जीवन रक्षक नौकाएं पानी में उतरी, तो लोगों ने तुरंत उन पर हमला कर दिया, इतना अधिक कि उनके सिर और टोपियों के ऊपरी हिस्से के बीच से पानी पूरी तरह से छिप गया। लोगों की भीड़ ने बायवेल कैसल के लोगों द्वारा फेंकी गई प्रत्येक रस्सी के लिए लड़ाई की, और कुछ लोग नाव पर चढ़ने में सफल रहे, लेकिन अन्य लोग नीचे पानी में गिरने से पहले केवल कुछ देर तक लटकने में सफल रहे। कुछ मिनट पहले ही पादरी ने अपने बेटे को अपनी बेटी को लाने के लिए भेजा था, लेकिन इससे पहले कि वह दुर्घटना के समय उन्हें ढूंढ पाता, उसे हिंसक तरीके से पानी में फेंक दिया गया। किसी समय वह बायवेल कैसल के किनारे लटकी एक केबल को पकड़ने में कामयाब रहे और जान बचाने के लिए उसे पकड़ लिया। यह स्पष्ट नहीं है कि वह कितनी देर तक उस केबल को पकड़े रहे, लेकिन किसी समय एक छोटी नाव उनके पास आकर उन्हें अंदर खींचने में सफल रही। दुर्भाग्य से उनके दोनों बच्चे प्रिंसेस एलिस से बाहर नहीं निकल पाए। जब यह सब हो रहा था, हैरी डेक पर ही जम गया था। वह बहुत भयभीत था और उसे लगा कि उसके चारों ओर मर रहे इतने सारे लोगों के कारण उसके लिए सुरक्षित रहना संभव नहीं है। फिर कुछ ही मिनटों में पानी ने उसके टखनों को, फिर उसके घुटनों को ढक लिया और फिर वह पानी के नीचे चला गया। लेकिन यह सिर्फ ठंडा पानी नहीं था, यह कच्चा मल था, टनों मात्रा में, और वह सतह पर बुदबुदाने लगा और बदबू हवा में भर गई। बाद में जीवित बचे लोगों ने प्रेस को बताया कि पानी की गंध और स्वाद इतना भयानक था कि उसका वर्णन करना कठिन था। बाद में लिए गए नमूने इतने घिनौने थे कि जांच बोर्ड के सदस्यों को ले जा रही नाव अपने आसपास एक भी खुली शीशी नहीं रख सकी। और इससे भी बुरी बात यह है कि नमूना डिस्चार्ज के तुरंत बाद नहीं लिया गया था, जैसा कि 3 सितंबर को लिया गया था। लेकिन पानी कितना भी घिनौना क्यों न हो, प्रिंसेस एलिस तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हैरी सड़े हुए पानी के नीचे था और अपने सिर को पानी से ऊपर रखने के लिए किसी भी चीज की तलाश में इधर उधर हाथ पांव मार रहा था। चमत्कारिक रूप से बायवेल कैसल से फेंकी गई एक नाव उसके ऊपर आकर गिरी, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया और तब तक इंतजार किया जब तक कि एक छोटी नाव उसे किनारे तक नहीं ले आई। दुर्भाग्यवश उसने अपने बहनोई को फिर कभी नहीं देखा। इस बीच प्रथम श्रेणी में सवार हेनरी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों सुरक्षा पाने के लिए नाव के पीछे की ओर भागे। तब तक जहाज के बीच में एक बड़ा सा गैप आ गया था, और जब उन्होंने उसे पार करने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की, तो वहां से गर्म भाप की एक बड़ी धार निकली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टक्कर के कारण जहाज के बॉयलर क्षतिग्रस्त हो गए थे। फिर इससे पहले कि वे भाप से जलने से बचते हुए पार जाने का कोई दूसरा रास्ता खोज पाते, जहाज का वह हिस्सा जिस पर वे खड़े थे उनके नीचे से गिर गया।
इसके बाद हेनरी और उनकी पत्नी एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हुए पानी में डूब गए। जहाज के पानी के नीचे गायब होने से ठीक पहले उसके दूसरे हिस्से में विलियम एक महिला के साथ था, जिसे वह जहाज से उतरने में मदद कर रहा था। उसने उससे कहा कि वह पूरी तरह डूबने से पहले छलांग लगा ले, लेकिन वह तैर नहीं सकती थी। इसलिए उसने उसे उठाया, अपने कंधे पर फेंका और फिर किनारे से छलांग लगा दी। विलियम एक अच्छा तैराक था और उसने सोचा कि वह तैरकर किनारे तक आ सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारी विक्टोरियन हवाई कपड़ों में किनारे के आधे रास्ते में खराब पानी के नीचे फिसल गई। विलियम ने नीचे छलांग लगाई और उसे वापस ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। जैसे ही वह पानी की सतह पर आया, उसने एक अन्य व्यक्ति को अपना सिर पानी से ऊपर रखने के लिए संघर्ष करते हुए देखा और किसी तरह उसे पकड़ने में सफल रहा। इसके बाद वह उस व्यक्ति के साथ पानी में तब तक रहे जब तक कि उन दोनों को छोटी नावों द्वारा बचा नहीं लिया गया। दुर्घटना होने से कुछ मिनट पहले जेम्स ने देखा कि बायवेल कैसल ने प्रिंसेस एलिस को टक्कर मार दी थी, लेकिन पहले तो यह स्पष्ट नहीं था कि नुकसान कितना बुरा हुआ है। इसलिए वह अपनी मां और चाची को खोजने के लिए सैलून की ओर चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह सैलून तक पहुंचता, वह टखने तक गंदे पानी में डूब चुका था, जो हर सेकंड अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ रहा था। अतः कोई अन्य विकल्प न होने पर वह पलटा और नाव के किनारे गया, बायवेल कैसल के पास गिरी हुई कुछ जंजीरों को पकड़ लिया। दुर्भाग्यवश अन्य लोगों की घबराहट में वह जंजीरों से गिर गया और नीचे पानी में जा गिरा। जेम्स तैरना भी नहीं जानता था, इसीलिए उसने तुरंत ही किसी चीज को पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू कर दिया और सौभाग्य से उसकी उंगली एक लकड़ी के टुकड़े पर फंस गई। इसके बाद वह खुद को रस्सी पर खींचकर पानी से बाहर आया और फिर बायवेल कैसल के किनारे पहुंचा और रस्सी मंगवाई। सौभाग्यवश चालक दल के एक सदस्य ने उसे देख लिया और उसने एक हथियार नीचे फेंक दिया और फिर जेम्स को सुरक्षित बाहर खींच लिया गया। इस बीच हेनरी और उसकी पत्नी पानी के ऊपर आ गए और दोनों को भी घबराहट होने लगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी तैरना नहीं जानता था। हेनरी अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नजर एक तख्ते पर पड़ी। सौभाग्य से उन्होंने उसे पकड़ लिया। सके बाद वे प्रिंसेस एलिस से दूर चले गए तथा पानी में छटपटाते सैकड़ों लोग खुद को बचाने के लिए बेताब थे। पानी में लोग इतने अधिक थे कि कई लोगों को दूसरों ने पानी में धकेल दिया और वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे बायवेल कैसल के किनारे पर पहुंच गए, जहां वे किनारे पर फेंकी गई कुछ रस्सियों को पकड़ने में सफल रहे। इसके बाद वे कुछ समय तक जहाज के साथ बहते रहे, क्योंकि अंधेरे और अराजकता के कारण चालक दल के सदस्यों ने उन्हें नीचे लटकते हुए नहीं देखा। जब प्रिंसेस एलिस डूबी, तब तक दर्जनों छोटी नावें उस क्षेत्र में आ चुकी थीं और जो भी बचा सकती थीं उन्हें बचाने के लिए आगे पीछे जा रही थीं। कभी कभी तो उन्हें लोगों को पतवारों से धक्का देकर गिराना पड़ता था, या फिर नाव के अंदर खींच लिए जाने या पलट जाने का जोखिम उठाना पड़ता था। सभी नावें जो भी पकड़ सकती थीं उसे पकड़ लेती थीं और फिर जितनी जल्दी हो सके किनारे की ओर लौट जाती थीं। इनमें से कुछ तो हेनरी और उनकी पत्नी के करीब भी आ गए थे, लेकिन शुक्र है कि अंततः आधे घंटे तक उनसे चिपके रहने के बाद इनमें से एक नाव उनके पास पहुंची और उन्हें एक दर्जन अन्य लोगों को खींचकर अपने साथ ले गई। इसके बाद वे उन्हें सुरक्षित किनारे तक ले गए। सभी छोटी नौकाओं के अलावा प्रिंसेस एलिस से मात्र 1/4 मील पीछे ड्यूक ऑफ टेक नामक एक अन्य लंदन स्टीमबोट नौका थी। वह वास्तव में इतना नजदीक था कि उसने जहाजों को टकराते हुए देखा और तुरंत मदद मांगने के लिए चला गया। हालांकि भयावह बात यह थी कि जब तक वे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, पानी में ऐसे लोग भर गए थे जो अब हिलडुल नहीं पा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि प्रिंसेस एलिस बायवेल कैसल से टकराने के लगभग 4 मिनट के भीतर पूरी तरह पानी में डूब गई थी। जब तक तीसरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के साथ डूबे यात्री या तो पहले 2 जीवन रक्षक राफ्टों में फंस गए थे, या अन्य जहाजों द्वारा बचा लिए गए थे, या फिर पानी के नीचे गायब हो गए थे। अंतिम लाइफ बोट खाली थी और अन्य 2, जिनमें से प्रत्येक में 70 लोग सवार थे, केवल 40 लोगों को ही बचा पाई। फिर भी कई जीवित बचे लोगों की जान या तो ड्यूक ऑफ टेक, बायवेल कैसल के चालक दल या उन जलकर्मियों के कारण बची
जो छोटी नावों में लोगों को नदी से बाहर निकालने के लिए निकले थे। आपदा के बाद के घंटों और दिनों में टेम्स नदी के विभिन्न क्षेत्रों में किनारे पर शव बहकर आने लगे। उनमें से कई को एकत्र किया गया और दुर्घटना स्थल के निकट वूलविच स्थित लंदन के स्टीम बोट कार्यालय में रख दिया गया। त्रासदी को और बढ़ाते हुए जो बच्चे बच गए थे वे अपने माता पिता को खोजने में लगे थे। माता पिता अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। एक उदाहरण में एक लड़के ने बैंक जाने के बाद अपने माता पिता के पास घर पहुंचने के लिए कुछ पैसे मांगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके माता पिता की उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और जैसे जैसे इस आपदा के बारे में खबर फैलती गई, रिश्तेदार अपने प्रियजनों की तलाश के लिए वूलविच की ओर जाने लगे, लेकिन अधिकांश के लिए यह सबसे बुरी खबर थी। अन्य मामलों में पूरा परिवार ही जहाज के साथ डूब गया और उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं आया। डूबने के एक सप्ताह बाद जब गोताखोरों ने डूबे हुए प्रिंसेस एलिस जहाज में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि केबिन शवों से भरे हुए थे जो सीधे खड़े थे और निकास बिंदु पर एक साथ इकट्ठे थे, जहां वे बचने के संघर्ष में एकत्र हुए होंगे। और जाहिर है अन्य लोग अभी भी बैठे हुए थे, मानो उन्हें पता हो कि वे बाहर नहीं निकल सकते। विलियम, हेनरी, हैरी और रेवरेंड उन 178 यात्रियों में से 4 थे जो टक्कर से बच गए थे, और विलियम उन 2 चालक दल सदस्यों में से एक था जो बच गए। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या लगभग 600 बताई गई थी, लेकिन हालिया शोध के अनुसार यह संख्या 719 से 756 के बीच थी जो उस दिन सीवेज से बाहर नहीं निकल पाए थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि जो यात्री बच गए लेकिन टेम्स नदी के खुले नाले में समा गए, उनमें से कई ने बताया कि वे इसके बाद कई सप्ताह तक बीमार महसूस करते रहे। यहाँ तक कि कुछ लोगों की गलती से पानी पीने से मृत्यु होने की भी खबरें हैं। जाहिर है नदी के किनारे पाई जाने वाली नई नई टोपियों और कोटों को भी जला दिया गया क्योंकि वे बहुत जहरीले थे। बाद में एक बचाव दल ने एलिस के अगले आधे हिस्से को तैरा दिया ताकि उन लोगों को बचाया जा सके जो बच गए थे। और भाग्य के एक अजीब मोड़ से जब वे ऐसा कर रहे थे, बाइवेल कैसल उनके पास से गुजरा। जांच जारी रहने तक इसे वापस लंदन भेज दिया गया। बाद में जांच में पाया गया कि आपदा की गंभीरता के कई कारण थे। सबसे पहले उन्होंने पाया कि विमान में सवार यात्रियों की संख्या के अनुपात में स्टाफ और सुरक्षा उपाय बहुत कम थे। यह भी पाया गया कि प्रिंसेस एलिस के कप्तान ने गंभीर नौवहन संबंधी गलती की थी, लेकिन बाइवेल कैसल भी जहाज को जल्दी से पीछे न मोड़ने और दिशा न बदलने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार था। इसके अलावा आपदा के बाद यह निर्णय लिया गया कि सीवेज को नदी में डालने से पहले उसे शुद्ध किया जाएगा और मलमूत्र की एक बड़ी मात्रा को नाव द्वारा सीधे समुद्र में ले जाया गया। और अंत में टेम्स नदी पर नौकाओं के संचालन से संबंधित नियमों को बदल दिया गया ताकि ऐसा कुछ फिर कभी न हो सके। और ऐसा 1989 तक वो बात फिर कभी नहीं हुआ। यदि आप इसे यहाँ तक देख पाए हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।